निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। बीरबल ने पकड़ा झूठे को, लगभग 10,000 शब्दों में। यह कहानी न केवल एक झूठे को पकड़ने की है, बल्कि न्याय, बुद्धि और मानवीय स्वभाव की गहराइयों को भी दर्शाती है। अकबर बीरबल। बीरबल ने पकड़ा झूठे को। अध्याय 1। सल्तनत की शान और एक अनहोनी। आगरा शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना नदी के किनारे इतरा रहा था। सूरज की पहली किरणें जब लाल किले के संगमरमरी गुंबदों और मीनारों पर पड़तीं, तो ऐसा लगता मानो आसमान से सोना पिघलकर धरती पर बरस रहा हो। यह मुगल सल्तनत के सबसे शानदार दौर का समय था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का प्रताप पूरे हिंदुस्तान में सूरज की तरह चमक रहा था। अकबर न केवल एक महान विजेता थे, बल्कि कला, साहित्य और न्याय के भी बड़े संरक्षक थे। उनका दरबार दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास नवरत्नों की चमक से हमेशा रोशन रहता था। इन नवरत्नों में भी जो सितारा सबसे अलग और सबसे प्रखर था, वह थे राजा बीरबल। अपनी हाजिर जवाबी, अद्भुत बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए बीरबल न केवल शहंशाह के प्रिय थे, बल्कि आम जनता के दिलों में भी बसते थे। उस दिन भी दीवान-ए-खास में रोज की तरह दरबार लगा था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं। दरबार में खामोशी छाई थी, जो सामान्य नहीं थी। हवा में एक अनजाना तनाव घुला हुआ था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन सबकी निगाहें शहंशाह के चेहरे पर टिकी थीं। तभी शाही खजाने के प्रमुख राजा टोडरमल कांपते हुए कदमों से आगे बढ़े। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उन्होंने झुककर शहंशाह को सलाम किया और उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। आलमपनाह, गजब हो गया। सल्तनत पर भारी विपदा आन पड़ी है। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। राजा टोडरमल, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतने विचलित हैं? साफ साफ कहिए। टोडरमल ने अपनी कांपती आवाज को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, जहांपनाह, शाही खजाने से कोहे रोशनी हीरा चोरी हो गया है। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। हर कोई एक दूसरे का मुंह देखने लगा। कानाफूसी का एक शोर उठा, जिसे अकबर की एक गरजती हुई आवाज ने शांत कर दिया। खामोश। कोहे रोशनी यानी रोशनी का पहाड़ मुगल सल्तनत की सबसे कीमती और अनमोल धरोहरों में से एक था। यह हीरा न केवल अपनी बेमिसाल चमक और आकार के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसे मुगलिया सल्तनत की प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता था। इसे एक विशेष कक्ष में 7 तालों और दर्जनों पहरेदारों की निगरानी में रखा गया था। वहां से किसी चीज का गायब हो जाना लगभग असंभव था। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यह कैसे हो सकता है? इतने कड़े पहरे के बावजूद किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह सिर्फ एक चोरी नहीं, यह मुगल सल्तनत की इज्जत पर हमला है। हमने इस मामले की तहकीकात के लिए क्या किया है? टोडरमल ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, जहांपनाह, हमने तुरंत जांच शुरू कर दी है। पहरेदारों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। चोर इतना शातिर है कि उसने कोई निशान तक नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है जैसे हीरा हवा में गायब हो गया हो। दरबार में मौजूद हर दरबारी और मंत्री सत्ते में था। यह घटना सीधे तौर पर उनकी योग्यता और वफादारी पर सवाल उठा रही थी। तभी दरबार के एक पुराने और भरोसेमंद अमीर इनायत खान आगे आए। वह हांफ रहे थे और उनके कपड़ों पर धूल लगी थी, जैसे वह कहीं से भागकर आए हों। शहंशाह सलामत, मुझे कुछ मालूम है, इनायत खान ने ऊंची आवाज में कहा। सबकी निगाहें इनायत खान पर टिक गईं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा,
इनायत खान, तुम क्या जानते हो? जल्दी बताओ। इनायत खान ने अपनी सांसों को काबू करते हुए कहना शुरू किया, जहां पनाह, आज भोर में जब मैं अपनी नमाज के लिए उठकर महल के बगीचे की ओर जा रहा था, तो मैंने एक परछाई को खजाने की तरफ की दीवार से कूदते हुए देखा। मुझे शक हुआ और मैं उसके पीछे भागा। वह बहुत तेजी से अंधेरे में गायब हो रहा था, लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह गलियों से होता हुआ शहर के बाहरी हिस्से की ओर भागा। मैं चिल्लाया, चोर, चोर, लेकिन सुबह के धुंधलके में कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार वह एक झोपड़पट्टी में घुसकर गायब हो गया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? क्या तुम उसे पहचान सकते हो? जी जहांपनाह, इनायत खान ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। मैंने उसका चेहरा चांद की हल्की रोशनी में कुछ पल के लिए देखा था। वह लंबा और दुबला-पतला था, उसने फटे हुए कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा घाव का निशान था। वह कोई आम चोर नहीं, बल्कि बहुत शातिर लग रहा था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उसे देखते ही पहचान लूंगा। अकबर ने तुरंत अपने सेनापति को हुक्म दिया, सेनापति, इनायत खान के बताए हुलिये के आधार पर पूरे आगरा को छान मारो। उस चोर को पाताल से भी ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। हम उसे ऐसी सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। सेनापति ने सिर झुकाया और अपने सिपाहियों के साथ तुरंत कार्रवाई के लिए निकल गए। दरबार में अब भी तनाव का माहौल था, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी थी। इनायत खान की बहादुरी और वफादारी की तारीफ होने लगी। अकबर ने भी उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, इनायत खान, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए सल्तनत की सेवा की है। अगर तुम्हारी मदद से चोर पकड़ा गया, तो तुम्हें भारी इनाम दिया जाएगा। इनायत खान ने अदब से झुककर शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बीरबल खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी, न ही कोई जल्दबाजी। वह बस गहरी सोच में डूबे हुए थे। अकबर की नजर जब बीरबल पर पड़ी, तो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें इस घटना की गंभीरता का अंदाजा नहीं है? तुम्हारी इस चुप्पी का क्या मतलब है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, घटना निःसंदेह बहुत गंभीर है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी से ज्यादा धैर्य और बारीकी से जांच की जरूरत होती है। जो कहानी हमें सुनाई गई है, जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। यह सुनकर इनायत खान का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। उसने कहा, बीरबल, क्या तुम मेरी बात पर शक कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से जो देखा, वही बयान किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इनायत खान, मैं आपकी बहादुरी पर शक नहीं कर रहा। मैं तो बस सच की तह तक जाना चाहता हूँ। सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा सतह पर दिखाई देता है। अकबर ने बीरबल की बात को महत्व देते हुए कहा, ठीक है बीरबल, सेना अपना काम कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम भी अपने तरीके से इस मामले की जांच करो। हमें कोहे रोशनी हर हाल में वापस चाहिए। जो हुक्म जहांपनाह, कहकर बीरबल ने अपनी जांच शुरू करने की अनुमति ले ली। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन सल्तनत के दिल पर लगा घाव अभी भी हरा था। अध्याय 2, एक बेगुनाह पर गिरी गाज। अगले 2 दिनों तक आगरा में उथल पुथल मची रही। शाही सिपाही घर घर की तलाशी ले रहे थे। इनायत खान के बताए हुलिये वाला हर शख्स शक के घेरे में था। कई लोगों को पकड़कर पूछताछ की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तीसरे दिन दोपहर में सेनापति दीवाने खास में एक व्यक्ति को जंजीरों में जकड़े हुए लेकर हाजिर हुए।
उस व्यक्ति के कपड़े मैले कुचैले थे, शरीर दुबला पतला था और उसके गाल पर एक पुराना बड़ा सा घाव का निशान था। उसे देखते ही इनायत खान चीख पड़ा, यही है वो जहां पनाह, यही वो चोर है जिसे मैंने उस रात भागते हुए देखा था। अकबर की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उन्होंने उस व्यक्ति को घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुगलिया खजाने पर हाथ डालने की? वह व्यक्ति डर से कांप रहा था। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरा नाम रहीम बख्श है। मैं एक गरीब कारीगर हूँ, लकड़ी पर नक्काशी का काम करता हूँ। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। सेनापति ने कहा, आलमपनाह, यह शहर के बाहरी इलाके की एक झोपड़ी में मिला। इसके घर की तलाशी लेने पर हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन इसका हुलिया इनायत खान के बताए चोर से हूबहू मिलता है। अकबर ने रहीम बख्श की एक न सुनी। सबूत तुम्हारे सामने हैं। इनायत खान जैसा वफादार अमीर झूठ नहीं बोल सकता। और तुम्हारा हुलिया खुद तुम्हारी कहानी कह रहा है। बताओ, हीरा कहाँ छुपाया है? अगर सच सच बता दोगे तो शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। रहीम बख्श फूट फूट कर रोने लगा। मालिक, मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जिस रात की बात हो रही है, उस रात मैं अपनी बीमार बेटी के पास था। मेरी पूरी रात जागते हुए गुजरी। मेरे पड़ोसी इस बात के गवाह हैं। इनायत खान ने तंज कसा, झूठ बोलता है जहांपना। चोर हमेशा ऐसी ही कहानियां गढ़ते हैं। इसके चेहरे का घाव ही बता रहा है कि यह कोई शरीफ इंसान नहीं है। अकबर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जल्लादों को बुलाने का हुक्म दे दिया। इसे तहखाने में ले जाओ और तब तक सताओ जब तक यह सच न उगल दे। हम भी देखते हैं यह कब तक अपनी जुबान बंद रखता है। सिपाही रहीम बख्श को घसीटते हुए ले जाने लगे। वह चीखता रहा, मैं बेगुनाह हूं। अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करो। बीरबल साहब, आप ही कुछ कीजिए। उसकी आखिरी पुकार बीरबल के कानों में पड़ी। बीरबल, जो अब तक खामोशी से यह सब देख रहे थे, आगे बढ़े। एक पल रुकिए जहांपना। अकबर ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब क्या कहना है तुम्हें? चोर पकड़ा जा चुका है। अब बस उससे हीरा उगलवाना बाकी है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, आलमपनाह, न्याय का तकाजा है कि किसी को सजा देने से पहले हर पहलू की जांच कर ली जाए। सिर्फ हुलिया मिल जाना किसी के गुनहगार होने का पुख्ता सबूत नहीं हो सकता। क्या मैं इस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? अकबर कुछ पल सोचते रहे, फिर अनिच्छा से बोले, ठीक है, पूछ लो जो पूछना है, लेकिन अपना समय बर्बाद मत करना। बीरबल रहीम बख्श के पास गए, जो फर्श पर पड़ा सिसक रहा था। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और से कहा, घबराओ मत रहीम। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे बस यह बताओ, जिस रात चोरी हुई उस रात तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? रहीम ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से बीरबल को देखा। साहब, मेरी बेटी गुलशन कई दिनों से बहुत बीमार है। उसे तेज बुखार था। मैं और मेरी बीवी सारी रात उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते रहे। मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। आप चाहें तो मेरे पड़ोसी करीम चाचा से पूछ सकते हैं, मैंने सुबह उनसे अपनी बेटी के लिए हकीम के पास से दवा लाने को कहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर था, दर्द था, लेकिन झूठ की परछाई तक नहीं थी। बीरबल ने इनायत खान की ओर रुख किया। इनायत खान साहब, आपने चोर को बहुत करीब से देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उसके कपड़ों का रंग क्या था? इनायत खान ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, हाँ,
उसने गहरे भूरे रंग का कुर्ता और काली सलवार पहनी थी। कुर्ता एक जगह से फटा हुआ भी था। बीरबल ने अगला सवाल किया, और उसके पैरों में क्या था? क्या उसने जूते पहने थे? हाँ, उसके पैरों में पुरानी घिसी हुई जूतियां थीं, जिनका अगला हिस्सा खुला हुआ था। इनायत खान ने पूरे आत्मविश्वास से बताया। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। आपकी याददाश्त वाकई काबिले तारीफ है। आपने अंधेरे में भी इतनी बारीकियां देख लीं। फिर बीरबल अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए 3 दिन की मोहलत और कुछ अधिकार चाहिए। अकबर अब भी गुस्से में थे, लेकिन बीरबल की बातों ने उनके मन में एक छोटा सा शक पैदा कर दिया था। कैसा अधिकार? मैं चाहता हूं कि रहीम बख्श को शाही मेहमान खाने में रखा जाए, तहखाने में नहीं। और मैं शाही खजाने के उस कक्ष का फिर से मुआयना करना चाहता हूं जहां से चोरी हुई थी। साथ ही मुझे इनायत खान साहब से भी कुछ और बातें करनी होंगी। इनायत खान को यह सुनकर धक्का लगा। मुझसे? मैंने तो सब कुछ बता दिया है। बीरबल मुस्कुराए। आपकी मदद के बिना यह गुत्थी कैसे सुलझेगी खान साहब? आप ही तो इस मामले के सबसे अहम गवाह हैं। अकबर ने कुछ देर सोचने के बाद फैसला सुनाया। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। इन 3 दिनों में या तो असली चोर को सबूतों के साथ हमारे सामने पेश करो, या फिर हम रहीम बख्श को फांसी पर लटका देंगे। और अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें भी हमारे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है आलमपनाह, बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा। रहीम बख्श को सिपाही मेहमान खाने की ओर ले गए और दरबार एक बार फिर अनिश्चितता के माहौल में बर्खास्त हो गया। इनायत खान की आंखों में बीरबल के लिए अब प्रशंसा नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता और नफरत दिखाई दे रही थी। अध्याय 3, बीरबल की जांच और सुरागों की तलाश। बीरबल ने अपना काम तुरंत शुरू कर दिया। उनका पहला पड़ाव शाही खजाने का वह कक्ष था। उन्होंने राजा टोडरमल के साथ उस कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष की दीवारें मोटी और मजबूत थीं, और दरवाजा फौलाद का बना था, जिस पर 7 ताले लगे थे। कक्ष में एक छोटी सी खिड़की थी, लेकिन उस पर मोटी लोहे की सलाखें लगी थीं, जिन्हें काटना या तोड़ना नामुमकिन था। बीरबल ने हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने फर्श पर बिछे कीमती गलीचे को देखा, दीवारों को टटोला, और उस संदूक को जांचा जिसमें कोहे रोशनी रखा था। संदूक का ताला तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उसे बड़ी सफाई से खोला गया था। इसका मतलब था कि चोर को ताला खोलने की कला आती थी या उसके पास चाबी थी। बीरबल ने पहरेदारों से फिर से पूछताछ की। सबने यही कहा कि उन्होंने रात में कोई भी संदिग्ध आवाज या हलचल नहीं देखी। बीरबल घंटों तक उस कक्ष में घूमते रहे, हर कोने को, हर दरार को ध्यान से देखते रहे। राजा टोडरमल और सिपाही हैरान थे कि बीरबल क्या ढूंढ रहे हैं। अचानक बीरबल खिड़की के पास रुके। उन्होंने अपनी उंगलियों से सलाखों के बीच की जगह को छुआ। फिर वह नीचे झुके और खिड़की के ठीक नीचे फर्श पर कुछ ढूंढने लगे। उनकी नजर एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य धागे पर पड़ी। यह रेशम का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो किसी कीमती पोशाक से निकला हुआ लग रहा था। इसका रंग सुनहरा था और उसमें से एक भीनी भीनी महंगी इत्र की खुशबू आ रही थी। बीरबल ने उस धागे को सावधानी से एक छोटे से कपड़े में लपेट लिया। यह एक गरीब कारीगर के कपड़ों का टुकड़ा कतई नहीं हो सकता था। इसके बाद बीरबल रहीम बख्श के मोहल्ले की ओर गए। उन्होंने सबसे पहले करीम चाचा से बात की, जो रहीम के पड़ोसी थे। करीम चाचा ने कसम खाकर कहा, बीरबल साहब, रहीम एक नेक और खुददार इंसान है। वह चोरी तो क्या, किसी की एक फूटी कौड़ी भी हराम की नहीं ले सकता।
उस रात उसकी बेटी सच में बहुत बीमार थी। मैं खुद आधी रात को उसके रोने की आवाज सुनकर उसके घर गया था। वह अपनी बेटी के सिर पर पट्टियां रख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। सुबह उसने मुझसे हकीम के पास जाने की मिन्नत की थी। बीरबल ने मोहल्ले के कुछ और लोगों से भी बात की। सबने रहीम की ईमानदारी और गरीबी की ही कहानी सुनाई। किसी को भी यकीन नहीं था कि रहीम ऐसा घिनौना काम कर सकता है। अब बीरबल का शक और भी गहरा हो गया था। रहीम बख्श का बेगुनाह होना लगभग तय लग रहा था। तो फिर असली चोर कौन था? और इनायत खान ने रहीम को ही क्यों फंसाया? जांच का अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था इनायत खान से दोबारा पूछताछ। बीरबल ने इनायत खान को अपने कक्ष में बुलवाया। उन्होंने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में बात शुरू की। इनायत खान साहब, आपकी बहादुरी और तेज निगाहों की वजह से हम चोर के इतने करीब पहुंच पाए हैं। मैं बस कुछ छोटी छोटी बातें और जानना चाहता हूं ताकि मामला पूरी तरह से साफ हो जाए। इनायत खान अब थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। उसने कहा, पूछिए बीरबल, जो भी आप जानना चाहते हैं। बीरबल ने पूछा, जब आपने चोर को दीवार से कूदते देखा तब रात का कौन सा पहर रहा होगा? क्या आसमान में चांद था? इनायत खान ने याद करते हुए कहा, हाँ, भोर होने में बस कुछ ही समय बाकी था। चांद लगभग डूबने वाला था, लेकिन उसकी रोशनी काफी थी। अच्छा, बीरबल ने कहा, और जब आप उसके पीछे भागे तो क्या आपने किसी और को देखा? कोई पहरेदार, कोई जानवर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बस मेरे कदमों और उस चोर के कदमों की आहट थी। बीरबल ने अब अपना असली सवाल पूछा, जो उन्होंने बड़ी चतुराई से छुपा कर रखा था। खान साहब, आपने बताया कि चोर खजाने की दीवार से कूदकर बगीचे में आया और फिर शहर की तरफ भागा। क्या आप मुझे ठीक ठीक बता सकते हैं कि वह महल के किस गलियारे से होकर भागा था? इनायत खान ने एक पल को सोचा और फिर पूरे आत्मविश्वास से एक रास्ते का वर्णन किया। वह शाही रसोई के पीछे वाले गलियारे से भागा, जो सीधे पश्चिमी दरवाजे की ओर जाता है। मैंने उसे उसी तरफ भागते देखा था। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने इनायत खान का शुक्रिया अदा किया और उसे जाने दिया। इनायत खान को लगा कि उसने बीरबल को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने अनजाने में अपना ही जाल बुन लिया था। इनायत खान के जाने के बाद बीरबल सीधे महल के निर्माण और रखरखाव के प्रमुख मीर इमारत के पास गए। मीर साहब, बीरबल ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि शाही रसोई के पीछे वाला गलियारा, जो पश्चिमी दरवाजे की तरफ जाता है, क्या वह पिछले कुछ दिनों से खुला है? मीर इमारत ने अपने दस्तावेजों को देखते हुए जवाब दिया, नहीं बीरबल जी। उस गलियारे के फर्श की मरम्मत का काम चल रहा है। उसे पिछले एक हफ्ते से दोनों तरफ से ईंटों की दीवार बनाकर बंद कर दिया गया है। वहां से तो एक चूहा भी नहीं निकल सकता। यह सुनते ही बीरबल के सामने सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। झूठ का पर्दा अब हटने ही वाला था। उनके पास अब वह सबूत था जो झूठे को बेनकाब कर सकता था। अध्याय 4, दीवाने खास में अंतिम न्याय। 3 दिन की मोहलत का आज आखिरी दिन था। दीवाने खास एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर अधीरता और उत्सुकता दोनों के भाव थे। एक तरफ जंजीरों में जकड़ा हुआ, लेकिन अब थोड़ा शांत रहीम बख्श खड़ा था। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से भरा हुआ इनायत खान खड़ा था, जिसे लग रहा था कि आज उसकी वफादारी का इनाम मिलेगा। बीरबल ने शहंशाह से बोलने की इजाजत मांगी। इजाजत है, अकबर ने कहा। बीरबल, आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है।
या तो सच सामने लाओ या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहो। बीरबल ने सिर झुकाया और बोलना शुरू किया। आलमपनाह, न्याय करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि सच अक्सर झूठ के इतने करीब होता है कि दोनों में फर्क करना नामुमकिन सा लगता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीरबल इनायत खान की ओर मुड़े। सबसे पहले मैं इनायत खान साहब की बहादुरी और तेज याददाश्त की फिर से दाद देना चाहूंगा। उन्होंने न केवल चोर को देखा बल्कि उसका इतना सटीक हुलिया बताया कि हमारे सिपाहियों ने तुरंत उसे ढूंढ निकाला। इनायत खान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बीरबल ने आगे कहा, इनायत खान साहब ने हमें चोर के कपड़ों का रंग, उसकी जूतियों की बनावट और उसके भागने का रास्ता सब कुछ इतनी बारीकी से बताया कि ऐसा लगता है मानो उन्होंने यह सब अपनी आंखों से न देखा हो बल्कि खुद अनुभव किया हो। यह सुनकर इनायत खान थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहांपनाह, मैंने इनायत खान साहब से पूछा था कि चोर किस रास्ते से भागा था। उन्होंने बड़े यकीन से बताया कि चोर शाही रसोई के पीछे वाले गलियारे से भागा था। उनकी इस जानकारी ने ही इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, क्योंकि जिस गलियारे की बात इनायत खान कर रहे हैं वह तो पिछले एक हफ्ते से मरम्मत के लिए दोनों तरफ से बंद है। यह सुनते ही इनायत खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, नहीं, मुझे शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अंधेरे में मैं ठीक से देख नहीं पाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है खान साहब? जो व्यक्ति अंधेरे में फटे कुर्ते और टूटी जूती को देख सकता है वह ईंटों की पूरी दीवार को कैसे नहीं देख पाया? सच तो यह है कि उस गलियारे से कोई भागा ही नहीं, क्योंकि वहां से भागना नामुमकिन था। आपने यह कहानी इसलिए गढ़ी क्योंकि आप महल के अंदरूनी रास्तों से वाकिफ हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता था कि वह रास्ता मरम्मत के लिए बंद है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब इनायत खान पर थीं, जो पसीने से तरबतर हो गया था। बीरबल ने अपना अंतिम दाव खेला। जहांपनाह, एक और सबूत है। जब मैंने खजाने के कक्ष का मुआयना किया तो मुझे वहां खिड़की के पास से एक कीमती सुनहरे रेशम का धागा मिला। इस धागे से महंगे इत्र की खुशबू आ रही थी। यह धागा रहीम बख्श जैसे गरीब कारीगर की पोशाक का नहीं हो सकता। यह किसी अमीर दरबारी की पोशाक का है। बीरबल ने अपनी जेब से वह धागा निकाला और उसे अकबर को दिखाया। फिर उन्होंने इनायत खान की तरफ इशारा किया। अगर आप इनायत खान साहब की शानदार पोशाक को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनके कंधे के पास से ऐसा ही एक धागा उधड़ा हुआ है। सभी की नजरें इनायत खान की पोशाक पर गईं। वाकई उसके कीमती रेशमी अंगरखे पर कंधे के पास एक जगह खाली थी जहां से वैसा ही सुनहरा धागा निकला हुआ लग रहा था। अब इनायत खान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह अकबर के कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। अकबर का चेहरा क्रोध, निराशा और दुख के भावों से भर गया। इनायत खान, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने न सिर्फ सल्तनत का सबसे कीमती हीरा चुराया बल्कि एक बेगुनाह को फंसाकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। बताओ, हीरा कहाँ है? इनायत खान ने कांपते हुए बताया कि उसने हीरा अपने घर के तहखाने में छुपा रखा है। सिपाहियों को तुरंत भेजा गया और कुछ ही देर में कोहे रोशनी वापस दरबार में था।
उसकी चमक पहले की तरह ही थी, लेकिन आज वह सल्तनत की शान नहीं, बल्कि एक इंसान के लालच और धोखे की कहानी कह रहा था। अकबर ने रहीम बख्श को तुरंत आजाद करने का हुक्म दिया। उन्होंने रहीम से माफी मांगी और उसे इनाम के तौर पर 100 सोने की मोहरें और एक बड़ा सा घर दिया ताकि उसे फिर कभी गरीबी का सामना न करना पड़े। रहीम बख्श की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, आप फरिश्ता हैं साहब, आपने मेरी और मेरे परिवार की जान बचा ली। अब बारी थी इनायत खान की सजा की। दरबारियों ने मांग की कि उसे मौत की सजा दी जाए, लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? इसके साथ क्या सुलूक किया जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसने 2 गुनाह किए हैं, एक चोरी का और दूसरा एक बेगुनाह को फंसाने का। चोरी की सजा सल्तनत के कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए, लेकिन एक झूठी गवाही देकर किसी की जान लेने की कोशिश करना सबसे बड़ा पाप है। मेरे विचार से इसे देश निकाला दे दिया जाए। यह अपनी बाकी की जिंदगी गुमनामी और पछतावे में बिताए, यही इसके लिए सबसे निश्चित रूप से। प्रस्तुत है उस कहानी का अगला भाग जो वहां से शुरू होता है जहां पिछली कहानी समाप्त हुई थी। अकबर बीरबल प्रतिशोध की परछाई भाग 2। अध्याय 6 परदेश की परछाई और एक नई पहेली। इनायत खान के देश निकाले और रहीम बख्श की नई जिंदगी की शुरुआत के बाद आगरा की फिजाओं में एक बार फिर सुकून घुल गया था। शहंशाह अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि के किस्से लोगों की जुबान पर थे। सल्तनत का कामकाज पहले की तरह सुचारू रूप से चल रहा था। अकबर और बीरबल अक्सर शाम को यमुना के किनारे बैठकर शतरंज खेलते या सल्तनत के भविष्य पर चर्चा करते। उनकी दोस्ती और आपसी समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि आगरा से सैकड़ों मील दूर देवगढ़ की रियासत में एक जहरीला नाग प्रतिशोध की आग में जल रहा था। इनायत खान को देश निकाला तो दे दिया गया था, लेकिन उसके दिल से नफरत और अपमान की आग नहीं बुझी थी। उसने अपनी सारी दौलत और इज्जत खो दी थी और इसका जिम्मेदार वह सिर्फ एक व्यक्ति को मानता था, बीरबल। देवगढ़ के एक गुमनाम से सराय में रहते हुए इनायत खान दिन रात बस एक ही सपना देखता था, बीरबल की बर्बादी और अकबर का पछतावा। वह जानता था कि सीधे तौर पर वह मुगल सल्तनत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके पास न तो सेना थी, न ही कोई ताकत। उसके पास थी तो बस एक शातिर बुद्धि और बीरबल के स्वभाव की गहरी समझ। वह जानता था कि बीरबल को हराने के लिए तलवार नहीं, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसे बीरबल को उसी के खेल में मात देनी थी। उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो धीरे धीरे मुगलिया दरबार की नींद में जहर घोलेगी। इस योजना के लिए उसे एक मोहरे की जरूरत थी, एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान हो, वाक्पटु हो और जिसे कोई पहचानता न हो। कई महीनों की तलाश के बाद उसे अपना मोहरा मिल ही गया। उसका नाम था आचार्य वात्स्यायन। वात्स्यायन एक प्रतिभाशाली लेकिन महत्वाकांक्षी और लालची विद्वान था। वह ज्ञान का धनी था, लेकिन उसकी आत्मा में अंधेरा था। इनायत खान ने उसे दौलत और ताकत का सपना दिखाया और उसे अपनी योजना का हिस्सा बना लिया। कुछ महीने बाद आगरा के दीवाने खास में एक अजीब घटना घटी। एक सुबह जब शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठने आए तो उन्होंने देखा कि सिंहासन पर एक भोजपत्र रखा हुआ है। उस पर सुनहरी स्याही से एक पहेली लिखी थी। मैं बोलता हूँ पर मेरे मुंह नहीं, मैं सब सुनता हूँ पर मेरे कान नहीं, मेरा शरीर नहीं पर मैं हवा के साथ हर जगह पहुँच जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? अकबर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि किसी दरबारी ने उनके मनोरंजन के लिए यह शरारत की है। उन्होंने पहेली दरबार में पढ़ी।
दरबारियों ने अपने अपने अनुमान लगाए, कोई बोला आवाज, कोई संगीत। बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर है अफवाह या खबर। यह बिना मुंह के बोलती है, बिना कानों के सब सुनती है और हवा की तरह फैल जाती है। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर प्रसन्न हुए। वाह बीरबल, उत्तर बिल्कुल सही है। उस दिन यह बात आई गई हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद शाही अस्तबल में घोड़ों को दी जाने वाली घास में किसी ने मामूली सा जहर मिला दिया। घोड़े बीमार तो नहीं हुए, लेकिन दिन भर बेचैन रहे। अस्तबल के बाहर फिर एक भोजपत्र मिला, जिस पर एक और पहेली लिखी थी। मैं राजा नहीं, पर मेरा हुक्म सब मानते हैं। मैं बादल नहीं, पर मैं फसलों को बर्बाद कर सकता हूँ। मेरी एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। बताओ मैं कौन हूँ? इस बार दरबार में चिंता की लकीरें उभर आईं। यह अब सिर्फ एक मजाक नहीं लग रहा था। बीरबल ने फिर जवाब दिया, आलमपनाह, यह शक या संदेह है। यह राजा की तरह हुक्म चलाता है, रिश्तों की फसल को बर्बाद कर देता है और इसकी एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ तबाह कर सकती है। अकबर का माथा ठनका। बीरबल, यह कौन है जो हमें पहेलियों के माध्यम से चेतावनी दे रहा है? पहले अफवाह, फिर शक। इसका इरादा नेक नहीं लगता। आप सही कह रहे हैं जहांपनाह, बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। कोई है जो हमारी बुद्धि और हमारी शांति को चुनौती दे रहा है। हमें सावधान रहना होगा। इसके बाद ऐसी घटनाएं आम होने लगीं। कभी बाजार में किसी चीज के दाम अचानक बढ़ जाते, तो कभी दो अमीर व्यापारियों के बीच कोई झूठी खबर फैलाकर दुश्मनी करा दी जाती। हर घटना के बाद एक पहेली मिलती, जो सल्तनत की किसी न किसी कमजोरी की ओर इशारा करती। आगरा में एक अनजाना सा खौफ और बेचैनी फैलने लगी थी। शहंशाह अकबर भी चिंतित रहने लगे थे। अध्याय 7, बुद्धि का युद्ध और बढ़ता संदेह। इसी उथल पुथल के बीच एक दिन आगरा में आचार्य वात्स्यायन का आगमन हुआ। उसने खुद को एक यात्रा पर निकला हुआ विद्वान बताया, जो ज्ञान की तलाश में अलग अलग राजदरबारों में जाता है। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उसकी वाणी में सरस्वती का वास लगता था और उसके तर्क अकाट्य होते थे। उसने शहंशाह अकबर से मिलने की इच्छा जताई। अकबर ज्ञानियों का हमेशा सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने उसे दरबार में आने की अनुमति दे दी। आचार्य वात्स्यायन ने अपनी विद्वता से अकबर और सभी दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने दर्शन, शास्त्र और राजनीति पर ऐसे विचार रखे कि सब दंग रह गए। जब दरबार में चल रही रहस्यमयी पहेलियों का जिक्र हुआ, तो आचार्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, शहंशाह, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यह किसी शरारती तत्व का काम लगता है, जो बस दरबार का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इन मामलों की जांच में आपकी मदद कर सकता हूं। अकबर उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे दरबार में विशेष अतिथि के तौर पर रहने की अनुमति दे दी। अब दरबार में बुद्धि का एक अजीब सा युद्ध शुरू हो गया। जब भी कोई नई पहेली या समस्या आती, अकबर बीरबल और आचार्य वात्स्यायन दोनों से राय लेते। बीरबल हमेशा की तरह शांत और गहरे विश्लेषण के बाद जवाब देते, जबकि आचार्य वात्स्यायन तुरंत चतुराई भरा और नाटकीय जवाब देता, जो सुनने में ज्यादा प्रभावशाली लगता। एक बार शाही खजाने के हिसाब किताब में एक छोटी सी गड़बड़ी पाई गई। मामला बड़ा नहीं था, लेकिन इसके साथ मिली पहेली बहुत चुभने वाली थी। मैं दिखाई नहीं देता, पर मैं सबसे बड़ी दौलत को भी खा जाता हूँ। मैं दीमक हूँ, पर लकड़ी नहीं, विश्वास को खाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? आचार्य वात्स्यायन ने तुरंत खड़े होकर कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर है भ्रष्टाचार।
यह सल्तनत की नींव को खोखला कर रहा है। हमें तुरंत कठोर कदम उठाने चाहिए और खजाने के सभी अधिकारियों की जांच करानी चाहिए। उसकी बात सुनकर कई मंत्री और अधिकारी घबरा गए। जबकि बीरबल ने कहा, आलमपनाह, आचार्य जी की बात में सच्चाई है, लेकिन उत्तर लापरवाही भी हो सकता है। हो सकता है किसी अधिकारी की छोटी सी भूल की वजह से यह गड़बड़ी हुई हो। हमें जांच करनी चाहिए, लेकिन किसी पर शक करने से पहले। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और जांच में पता चला कि यह वाकई एक मुंशी की अनजाने में हुई भूल थी। लेकिन दरबारियों के मन में यह बात घर करने लगी कि बीरबल अब नरम पड़ गए हैं, जबकि आचार्य वात्स्यायन ज्यादा तेज और निर्णायक हैं। बीरबल के प्रति जो अटूट विश्वास था, उसमें धीरे धीरे संदेह की दीमक लगने लगी थी। आचार्य वात्स्यायन बहुत चालाक था। वह सार्वजनिक रूप से हमेशा बीरबल की प्रशंसा करता, लेकिन निजी बातचीत में दूसरे दरबारियों के कान भरता। वह कहता, बीरबल जी महान हैं, लेकिन शायद उम्र के साथ उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई है, या बीरबल जी दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। यह अफवाहें धीरे धीरे फैल रही थीं। बीरबल यह सब महसूस कर रहे थे। वह जानते थे कि यह सब एक सोची समझी साजिश है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। वह यह भी समझ गए थे कि आचार्य वात्स्यायन सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है जो पर्दे के पीछे छिपा है। उनका शक बार बार एक ही नाम पर जाकर रुकता था, इनायत खान। अध्याय 8, अंतिम प्रहार और निशाने पर बीरबल। इनायत खान और वात्स्यायन का पहला चरण सफल रहा था। उन्होंने बीरबल की प्रतिष्ठा पर संदेह का बीज बो दिया था। अब बारी थी अंतिम और सबसे घातक प्रहार की। एक ऐसा प्रहार जो बीरबल को हमेशा के लिए अकबर की नजरों से गिरा दे। एक रात बीरबल अपने कक्ष में किसी पुराने मामले के दस्तावेज देख रहे थे। आचार्य वात्स्यायन किसी बहाने से उनसे मिलने आया। वह बड़ी मीठी मीठी बातें करता रहा और जब बीरबल का ध्यान दूसरी तरफ था, उसने बड़ी सफाई से एक जाली पत्र बीरबल के दस्तावेजों के ढेर में छिपा दिया। अगले दिन दीवाने खास में माहौल बहुत गर्म था। राजपूतों की एक रियासत के साथ सीमा पर कुछ तनाव की खबर आई थी। अकबर इस पर अपने सलाहकारों से चर्चा कर रहे थे। तभी आचार्य वात्स्यायन ने कहा, जहां पनाह, हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हमारे बीच ही कोई गद्दार मौजूद हो जो दुश्मन को हमारी योजनाओं की खबर दे रहा हो। यह सुनकर सब चौंक गए। अकबर ने गुस्से से पूछा, आचार्य, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। जहां पनाह, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तो बस सबूत पेश करना चाहता हूं। यह कहकर वात्स्यायन ने उस जाली पत्र को निकाला जिसे उसने बीरबल के कक्ष से बरामद करने का नाटक किया था। कल रात मैं बीरबल जी से एक जरूरी मसले पर बात करने गया था। तभी मेरी नजर इस पत्र पर पड़ी जो उनके कागजों से गिर गया था। इसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए। उसने वह पत्र अकबर को दिया। वह पत्र राजपूत रियासत के राजा के नाम लिखा गया था और उसे लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि बीरबल लग रहा था। पत्र में मुगल सेना की कुछ गोपनीय जानकारियां थीं और यह भी लिखा था कि शहंशाह अब पुराने हो चले हैं और सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं। अब बदलाव का समय है। पत्र पर बीरबल के हस्ताक्षर की हूबहू नकल थी और उनकी मुहर भी लगी हुई थी। पत्र पढ़ते ही अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अविश्वास से बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में उतनी ही हैरानी थी। बीरबल, यह क्या है? अकबर की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। जहां पनाह, यह झूठ है। यह एक घिनौनी साजिश है मुझे फंसाने के लिए, बीरबल ने अपनी पूरी ताकत से कहा। साजिश? आचार्य वात्स्यायन ने तंज कसा। पत्र आपके कक्ष से मिला है,
इस पर आपके हस्ताक्षर हैं, आपकी मुहर है। और कौन सा सबूत चाहिए? दरबार में मौजूद बीरबल के दुश्मन खुशी से उछल पड़े। उन्हें अपना मौका मिल गया था। वे चिल्लाने लगे, गद्दार को सजा दी जाए, इसे मौत की सजा दी जाए। अकबर एक मूर्ति की तरह सिंहासन पर बैठे रह गए। उनका दिल और दिमाग एक भयानक युद्ध लड़ रहे थे। उनका दिल कह रहा था कि बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन उनका दिमाग, एक शहंशाह का दिमाग, कह रहा था कि सबूत बीरबल के खिलाफ हैं। सल्तनत की सुरक्षा किसी भी दोस्ती से बढ़कर है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक फैसला लिया जो उनके जीवन का सबसे कठिन फैसला था। बीरबल, हम तुम्हें मौत की सजा तो नहीं दे सकते, हमारी दोस्ती इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन एक शहंशाह होने के नाते हम तुम्हें इस गद्दारी के लिए माफ भी नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारे सभी पदों से बर्खास्त किया जाता है और अगली सुबह से पहले आगरा छोड़कर जाने का हुक्म दिया जाता है। आज के बाद हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। यह सुनते ही बीरबल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा नहीं खोई। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना, एक दिन सच जरूर सामने आएगा। उस दिन आपको अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। यह कहकर बीरबल भारी कदमों से दरबार से बाहर चले गए। अकबर ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। दीवाने खास में आचार्य वात्स्यायन और उसके साथियों की विजय की मुस्कान थी, लेकिन सल्तनत की आत्मा आज बुरी तरह घायल हो गई थी। अध्याय 9, उलझते धागों की सुलझन। बीरबल ने आगरा छोड़ दिया, लेकिन वह हारे नहीं थे। वह जानते थे कि उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। वह एक आम व्यापारी का भेष बदलकर पास के एक गांव में रहने लगे। उनका दिमाग अब भी तेजी से काम कर रहा था। वह जानते थे कि इस साजिश की जड़ें इनायत खान तक जाती हैं, लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए? उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो आगरा में रहकर उनके लिए काम कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जो वफादार हो और जिस पर कोई शक न करे। उनके दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, रहीम बख्श। बीरबल ने एक गुप्त संदेश रहीम बख्श तक पहुंचाया। रहीम, जो अब एक सम्मानित और धनी कारीगर बन चुका था, अपने एहसान करने वाले की हालत सुनकर तड़प उठा। वह बीरबल से मिलने गांव आया और उनकी हर संभव मदद करने की कसम खाई। बीरबल ने उसे समझाया, रहीम, तुम्हें आचार्य वात्स्यायन पर नजर रखनी है। पता करो कि वह आगरा आने से पहले कहा था, किन लोगों से मिलता था। खासकर उन व्यापारियों और मुसाफिरों से बात करो जो देवगढ़ की तरफ से आते जाते हैं। रहीम बख्श ने अपना काम शुरू कर दिया। वह अपनी कारीगरी की आड़ में बाजारों, सरायों और चौपालों पर लोगों से घुलने मिलने लगा। वह अपनी दौलत का इस्तेमाल जानकारी खरीदने के लिए करता। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसे एक अहम सुराग मिला। उसे एक पुराने ऊँटों के व्यापारी से पता चला कि देवगढ़ की सीमा के पास उसने आचार्य वात्स्यायन जैसे दिखने वाले एक विद्वान को एक बदनाम और डिस्ग्रैक्ट अमीर के साथ देखा था। और वह अमीर कोई और नहीं, इनायत खान था। यह एक बड़ी कामयाबी थी। इसके साथ ही रहीम ने उस जाली पत्र में इस्तेमाल हुई स्याही का भी पता लगाया। बीरबल के निर्देश पर उसने उस स्याही का नमूना शहर के सबसे माहिर स्याही बनाने वालों को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह एक खास किस्म की स्याही है, जिसमें गुलाब की पत्तियों का एक दुर्लभ अर्क मिलाया जाता है, और यह खास तौर पर देवगढ़ की रियासत में ही बनती है। अब बीरबल के पास दो बड़े सबूत थे। पहला, वात्स्यायन और इनायत खान का कनेक्शन। दूसरा, जाली पत्र में इस्तेमाल हुई देवगढ़ की स्याही। अब बस इन सबूतों को शहंशाह तक पहुंचाना था और असली मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ना था।
अध्याय 10 झूठे की वापसी और अंतिम न्याय। रहीम बख्श ने यह सारी जानकारी एक बहुत ही वफादार सिपाही के जरिए शहंशाह अकबर तक पहुंचाई। अकबर, जो बीरबल के जाने के बाद से अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे थे, इन सबूतों को देखकर चौंक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को गुप्त रूप से वापस बुलवाया। रात के अंधेरे में अकबर और बीरबल की मुलाकात हुई। अकबर ने अपनी गलती के लिए बीरबल से माफी मांगी, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, माफी मांगने का समय नहीं है, अब न्याय करने का समय है। हमें इनायत खान और वात्स्यायन को उनके ही जाल में फंसाना होगा। एक नई योजना बनाई गई। अगले दिन अकबर ने दरबार में एक भव्य घोषणा की। उन्होंने कहा, आचार्य वात्स्यायन की योग्यता और वफादारी से हम बहुत प्रसन्न हैं। हमने फैसला किया है कि हम उन्हें मुगल सल्तनत के मुख्य सलाहकार का पद प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा, जिसमें देवगढ़ के राजा साहब को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। यह खबर आग की तरह फैल गई। आचार्य वात्स्यायन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। देवगढ़ में बैठे इनायत खान को जब यह पता चला तो उसे लगा कि उसकी अंतिम जीत हो गई है। वह अपनी आंखों से बीरबल की जगह पर वात्स्यायन को और अकबर के चेहरे पर अपनी जीत का भाव देखने के लिए बेचैन हो गया। वह जानता था कि देवगढ़ के राजा के काफिले में भेष बदलकर शामिल होना खतरनाक है, लेकिन उसका अहंकार उस पर हावी हो गया। वह इस ऐतिहासिक पल को छोड़ना नहीं चाहता था। जश्न का दिन आया। दीवाने खास रोशनी और शानो शौकत से जगमगा रहा था। आचार्य वात्स्यायन शाही पोशाक पहने शहंशाह के पास खड़ा था। देवगढ़ के राजा और उनके दरबारी भी मौजूद थे। उन्हीं के बीच एक साधारण दरबारी के भेष में इनायत खान भी खड़ा था, अपनी जीत का मजा ले रहा था। तभी शहंशाह अकबर ने वात्स्यायन को मुख्य सलाहकार की पदवी देने के बजाय उससे एक सवाल पूछा। आचार्य जी, क्या आप हमें उस स्याही के बारे में बता सकते हैं जो देवगढ़ में बनती है और जिसमें गुलाब का अर्क होता है? यह सवाल सुनकर वात्स्यायन का चेहरा पीला पड़ गया। मैं नहीं जानता, जहांपनाह। अजीब बात है, अकबर ने कहा, क्योंकि जिस पत्र के आधार पर हमने बीरबल को सजा दी वह इसी स्याही से लिखा गया था। तभी दरबार के दरवाजे खुले और बीरबल अपनी पूरी शान के साथ अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर वात्स्यायन और इनायत खान के होश उड़ गए। बीरबल ने कहा, और यह भी अजीब बात है आचार्य जी कि आपको देवगढ़ की सीमा पर इनायत खान के साथ देखा गया था। सिपाहियों ने तुरंत आगे बढ़कर देवगढ़ के दल में छिपे इनायत खान को पकड़ लिया। अब दोनों के पास भागने या झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा।